Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video, that is Human Genome Project. This is a very important topic to understand. Human Genome Project, which is commonly called HGP, Human Genome Project. Next important, first of all, let's talk about the word here. Genome it is the total DNA present in haploid set of an organism. Fine. So genome का मतलब होता है कि टोटल डीएनए, जब जितना भी टोटल डीएनए प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो सपोज अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितना होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. फाइन. सो दिस इज द जीनोम ऑफ ह्यूमन. अब इस इतने 23 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड जीनोम ऑफ ह्यूमन. नाउ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों किया जा रहा था ये प्रोजेक्ट? एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करने वाले थे, हमारे डीएनए में जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स में, उनको सीक्वेंस करने वाले थे. ठीक है, जिस आपको ये तो पता ही है. सपोज दिस इज द डीएनए. डीएनए में जो जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एन लीनियर फैशन. जैसे सपोज ये जीन ए है, बी सी डी ई एफ, इस तरीके से जितने भी जीन्स प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोम पे, और उन जीन्स में 80 जीसी का क्या सीक्वेंस है, ये इनको फाइंड आउट करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू. दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसीडर्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. Hope you understood what I made you understand till now कि Human Genome Project को HGP commonly बोला जाता है, and genome is the total DNA which is present in haploid sets of chromosome. तो human being के केस में haploid set में 23 क्रोमोसोम होते हैं. तो उन 23 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए है उसको हम जीनोम कहेंगे ह्यूमन का. अब इस प्रोजेक्ट में इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि हम जितने भी डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पेयर्स को सीक्वेंस करें. अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर, दैट टोटल बेस पेयर इन केस ऑफ ह्यूमन इज 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली. फाइन. इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोम्स के डीएनए में. अब इसे हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं. अब मेगा प्रोजेक्ट बोलने के अलग अलग रीजन है. सबसे पहले हम इसे मेगा क्यों कह रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट. लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. फाइन. सो कॉस्टिंग की कैलकुलेशन के लिए सपोज वन बेस पेयर को सीक्वेंस करने में they need $3. ठीक है, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 की जरूरत है. तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जीनोम में कितने हैं? 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स. इसको सीक्वेंस करने के लिए 3 into 10 to the power 9 बेस $. So it was approximately $9 billion. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है. और ये जो $3 पर बेस पेयर वाला था, इट वॉज इन द बिगनिंग. फाइन. बिगनिंग में इतना एस्टिमेट किया गया था, क्या पता इससे बहुत ज्यादा भी एस्टिमेशन निकल सकता था. नेक्स्ट वॉज द स्टोरेज. जो दूसरा रीजन था इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलने का, वो था स्टोरेज. सो
सपोज इफ यू वांट टू स्टोर, अगर हम कोई एक नोटबुक लेते हैं और उस नोटबुक में इस तरीके से ATGC ऐसे करके हम लिखे, ठीक है, तो हमें स्टोर करना है जो भी डेटा है। तो सपोज अगर हम एक बुक लेते हैं और उस बुक में 1000 पेजेस होते हैं, सो इफ वी वांट टू स्टोर दिस मच ऑफ बेस पेयर्स, देन we will require 3300 books। मतलब आपको इसकी लाइब्रेरी रेडी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू नोट इट डाउन ऑल द डेटा ऑफ आवर जीन्स। जितने भी बेस पेयर्स है अगर हम उनको लिखने बैठेंगे, वी नीड दीज मेनी बुक्स। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। फाइन, तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम था वो डेटा स्टोर करने का प्रॉब्लम था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो फॉर स्टोरिंग द डेटा, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग, फॉर दीज पर्पसेस they were needing high speed communication device। फाइन, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए इनको हाई स्पीड कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए था। एंड वो डिवाइस जो था वो किस लिए यूज होता? डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग। इन सब के लिए, प्रोसेसिंग मतलब एनालिसिस। फाइन, कि हमने चलो डेटा स्टोर तो कर दिया, अगर हमको जरूरत पड़ी उस डेटा की, सो व्हाट वी विल डू, तो रिट्रीवल, हमको रिट्रीव करने में, डेटा निकालने में भी इजी होना चाहिए, प्लस एनालिसिस करने में भी, अगर हमको कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए भी वो बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए, हाई स्पीड डिवाइस होना चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी बिग इशू फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक नया टेक्निक, एक नई ब्रांच इवॉल्व हुई। द ब्रांच वाज bioinformatics। So bioinformatics, it is an application. In this, there is the application of computer technology and information science। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है और इसमें साइंस इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व है, so that we can organize and predict the biological structure and function। So in short, these devices are totally for the biological sciences, from which we can get the knowledge or organization or prediction about the structure and function of the living organism। So this is the bioinformatics। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक न्यू ब्रांच इवॉल्व हुआ था फॉर स्टोरेज ऑफ this much huge data। Fine, so for these two reasons, there were many more, but ये जो दो reasons थे, पहला की cost and दूसरा storage, इसकी वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था। Now next is, this project has started in 1990 and it was estimated to be finished in 13 years। तो उस हिसाब से 2003 में इसको एस्टिमेटेड ईयर था जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए था, बट इट टुक 3 more years एंड 2006 में ये फिनिश हुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, सो 1990 में शुरू हुआ, एस्टिमेटेड था कि 13 साल में हो जाना चाहिए, बट उसको 3 और साल लग गए टू कंप्लीट। और वो 3 साल क्यों लगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी। फाइन, नाउ ये तो हो गया नॉर्मल कुछ चीजें, बट यू शुड नो विच आर द ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेजर रोल था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और कुछ मेजर कंट्रीज थे जिनका कंट्रीब्यूशन था। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सो द मेन कोऑर्डिनेशन was done by US,
Department of Energy and National Institute of Health. Fine. So this was the major organization who has coordinated related to this project. And there was one more organization, Wellcome Trust. यूके का ये वेलकम ट्रस्ट था जिसका इनिशियली बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था एंड फ्यू मोर कंट्रीज वर जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान एंड कुछ और कंट्रीज थे जिनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था इन दिस प्रोजेक्ट. सो दिस प्रोजेक्ट was initially coordinated. The major contribution was given by US Department of Energy and National Institute of Health. फिर initially जो वेलकम ट्रस्ट था यूके का, उनका कोऑर्डिनेशन था, कंट्रीब्यूशन था, प्लस ये कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इन दिस प्रोजेक्ट. Now there was a issue related to the project. That issue was ethical, legal and social issues. Fine. ELSI. So ये भी एक इशू था. जैसे कि सपोज आई वॉन्ट वन मोर शाहरुख खान, तो शाहरुख खान जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज वी केम टू नो कि भाई उसके जीन के सीक्वेंसेस क्या है, तो हम एक वैसा क्लोन बना सकते हैं. फाइन. कल को हमें नरेंद्र मोदी जी का क्लोन चाहिए, तो ये सब क्योंकि हमको सारे जीन्स के सीक्वेंसेस पता चल गए थे, सो इट वाज वेरी इजी टू मेक क्लोन. सो ऐसे एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज ना आए, हमें उसका भी ध्यान रखना था. तो दैट वाज द मेजर चैलेंज फॉर दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम. इस प्रोजेक्ट का कुछ एम था, जैसे कि वी शुड बी एबल टू डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट द डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्या एम हो सकता था? हमें इस प्रोजेक्ट करने के पीछे क्या रीजंस थे? इससे हमें क्या फायदा होने वाला था? सो टू डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट द ह्यूमन डिसऑर्डर. तो अगर हमें सपोज समवन इज हैविंग एनी डिसऑर्डर, तो उस डिसऑर्डर के पीछे क्या रीजन है, उसको कैसे हम डायग्नोस करें, कैसे ट्रीट करें या कैसे प्रिवेंट करें. इफ वी केम टू नो दैट अ चाइल्ड इज हैविंग सम जेनेटिकल इशू, तो हम मदर के सेल से ही पता कर सकते हैं कि मदर को वो जेनेटिकल इशू है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी देयर इनसाइड द न्यूबॉर्न चाइल्ड. तो उस केस में हम उस जीन को करेक्ट कर सकते हैं इफ वी नो द सीक्वेंस. देन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बायोलॉजी, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है. सो ऑल सच प्रोसेसेस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ऑफ just finding out the sequence of human genome. Also, अगर हम human genome को sequence कर लें, उसके बाद हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग इजीली कर सकते थे, लाइक ड्रोसोफिला, बैक्टीरिया, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स में जनरली ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, या प्लांट्स के केस में भी हम इनको सीक्वेंस कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अ मोर फ्रूटफुल एंड मोर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छे प्लांट्स भी बना सकते थे. नेक्स्ट वाज दैट इफ वी कैन यूज सच इंफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी आपको बताया, तो हम इन सब इंफॉर्मेशन को इन इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते थे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इनका यूज हो सकता था. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, कौन सी कंट्रीज थे, कितने साल लगे. सो दिस प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड इन 1990 और हमने एस्टिमेट किया था, मीन्स उन साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि 13 ईयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मतलब 2003 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल इट टुक 3 more years टू बी कंप्लीटेड एंड 2006 में जाके
आफ्टर 16 ईयर्स अच्छे से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो ये प्रोजेक्ट था, इसमें हमें जितने भी जीन्स थे उनमें जितने भी बेस पेयर्स थे उनको सीक्वेंस करना था और उनको स्टोर करना था। फाइन, सो दिस वाज अ मेगा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगने वाला था, प्लस इतने बड़े डेटा को स्टोर करना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। तो उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके एक न्यू फील्ड डेवलप हुई जिसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू स्टोर दीज डेटा, फिर हम इजीली उसको रिट्रीव कर सके एंड उसका एनालिसिस भी कर सके। देन जो कोऑर्डिनेशन में थे, दैट वाज द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये मेजर कोऑर्डिनेशन में था। एंड अर्ली ईयर्स में जो कंट्रीब्यूटर थे वो थे वेलकम ट्रस्ट यूके का, एंड जो कंट्रीज थे हेल्पफुल और जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट वाज जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान एंड ऐसे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट कर भी लेते हैं तो कहीं इस प्रोजेक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। फाइन, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत बड़ी नॉलेज लगने वाली थी। हम मतलब एक जिस तरीके का ह्यूमन बीइंग बनाना चाहे हम बना सकते थे बाय यूजिंग सच इंफॉर्मेशन, तो वो एक एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू हो सकता था। इसीलिए इसको भी ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू about the methodologies of HGP. So see you till then. Take care, keep learning, stay tuned and be safe. Goodbye.